तो एडिटोरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 9 है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा। धोलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। और धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में पाया जाता है। धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिला में है। यहाँ जो है धोलावीरा में जल प्रबंधन अच्छा था। धोलावीरा का जल प्रबंधन सबसे अच्छा था। हड़प्पा काल में धोलावीरा का जल प्रबंधन सबसे अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 2, सही सुमेलित है। 3 में से सभी सही सुमेलित है। नासिक के अभिलेख जो है गौतमी बलस्त्री का था। जूनागढ़ है अभिलेख है रुद्रदामन का। ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत मोगलीपुत 30 के समय में हुआ था। मोगलीपुत 30 का। पहला किसके समय? तो पहला है महाकश्यप, दूसरा सबकामी, तीसरा मोगलीपुत 30 है और चौथा जो है वसुमित्र अशोक घोष है। चौथा जो है वसुमित्र अशोक घोष है। और पहला जो हुआ था उसका समय था 483, दूसरा का समय था 383, तीसरा का समय था 255 और चौथा का समय था 98 ईस्वी में। 98 ईस्वी पूर्व में। और जो पहला हुआ था कहाँ? तो राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन में हुआ था। चौथा कुंडलवन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी सही है। तो इसका जन्म जो है 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था इसका जन्म। और भारत पर अभियान किया था 326 ईसा पूर्व में। भारत पर यह विजय अभियान किया था 326 ईस्वी पूर्व में। और इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। इसकी मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका पिता का नाम फिलिप था। और इसके पिता का नाम फिलिप था। और इसके जो पिता का नाम फिलिप था। और इसका जो सेना जो है ब्यास नदी, और इसके सेना जो है ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। इसके सेना तो जो है ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था और ब्यास नदी पार नहीं कर पाए थे। और सिकंदर जो है हाइड्रोस्फिनिज का युद्ध लड़ा था पोरस के साथ, झेलम नदी के पास है। सिकंदर लड़ा था हाइड्रोस्फिनिज का युद्ध झेलम नदी के पास है 326 ईसा पूर्व में। कब लड़ा था? तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में ये लड़ा था। और सिकंदर के पास सेना था 50,000 पैदल सेना था। 50,000 पैदल सेना था। 7,000 जो है घुड़सवार था। अब पोरस के पास 20,000 पैदल सेना और 4,000 घुड़सवार था। लेकिन हाथी था, पोरस के पास हाथी था 130 हाथी था। और सिकंदर का साथ दिया था इसमें गंधार का राजा अंभी कुमार ने। सिकंदर का साथ दिया था गंधार के राजा अंभी कुमार ने। गंधार का राजा अंभी कुमार ने सिकंदर का साथ दिया था पोरस के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम हमला किया था। और जब उस समय हमला किया था उस समय जो है सिंध के राजा दाहिर थे। सिंध के राजा दाहिर थे और उनको दाहिर को हराकर मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था। और इसके 2 पुत्रियाँ थी। दाहिर की 2 पुत्रियाँ थी। इसको जो है अपने गवर्नर के पास इसने भेज दिया। उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। उसका गवर्नर का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ का ही यह जो है मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था। निम्नलिखित 6ठा क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक कौन नहीं था? तो अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी जो है दिल्ली सल्तनत का नहीं था। यह शेरशाह सूरी का समय था। यह जो है अब्बास खान सरवानी शेरशाह सूरी के समय था।
और अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी के समय था। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। और फिरोज शाह के समय भी थे, दोनों के समय था। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह दोनों के समय था जियाउद्दीन बर्नी। और मिनहाज उस सिराज यह जो गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय था। गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय में था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज किसके समय था? तो गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय था। और जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के समय में था। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय अब्बास खां सरवानी शेरशाह सूरी के समय था। अब्बास खां सरवानी शेरशाह सूरी के समय था। क्वेश्चन नंबर 7, तो निम्न से किसने जो है अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना किया था बदायूनी ने। अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना किया था बदायूनी ने। अकबर का धार्मिक नीति का आलोचना किया था बदायूनी ने। जबकि विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि दीन ए इलाही अकबर का बुद्धिमानी का प्रतीक नहीं था, यह एक भूल था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो दिल्ली में पुराना किला में भवन का निर्माण किया था किसने? तो शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। और यह पुराना किला यमुना नदी के किनारे है। यह पुराना किला यमुना नदी के किनारे है। और यह किला दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। और यह किला जो है दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। यह जो पुराना किला है दीन पनाह का आंतरिक किला है। और यह जो है यमुना नदी के किनारे है। यह कहाँ किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? फ्रांसीसी मदद किसने मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने। फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था और चंदा के रूप में 1 करोड़ रुपया चंदा जमा हुआ था। और यही आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार का आंदोलन भी शामिल हो गए थे। न्यायालय का बहिष्कार का आंदोलन भी शामिल हो गए थे। कौन कौन? तो मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। इसी आंदोलन में न्यायालय का बहिष्कार का आंदोलन भी शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और 20 जुलाई 1905 को 1905 को जो है ब्रिटिश सरकार ने इसका विभाजन का निर्णय घोषणा किया था। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का घोषणा किया था। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने यह जो बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा किया था। और 16 अक्टूबर 1905 है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आधिकारिक रूप से घोषणा किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन का घोषणा कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। कहाँ? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जो है।
और उसी समय से बंग भंग आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो इनको सजाएं, सभी कालक्रम से सजाएं हैं। तो इनमें सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। इनमें सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद हुआ था भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 है। भगत सिंह को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931। उसके बाद हुआ कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 26 से लेकर 31 मार्च 1931 तक। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, तो भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में टोटल जो है 15 महिला सदस्य थे, 15। क्वेश्चन नंबर 14, तो भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 है। खरीद बिक्री और बेगारी मजदूरी नहीं करा सकता, अनुच्छेद 23 के तहत है। बाल मजदूरी है अनुच्छेद 24 में है। इसमें जो गलत है तो जो सही है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। और महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, या लोकसभा होके या राज्यसभा होके, किसी भी संसद में स्टार्ट किया जा सकता है। स्टार्ट करने के लिए 1/4 वोट और पारित होने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो ही जाके राष्ट्रपति हटता है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है। जहाँ महाभियोग जिस सदन में लगेगा, अगर उस सदन का 1/4 उस पर हस्ताक्षर कर दे तो जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग जब कब सफल होगा, तो राष्ट्रपति हट जाएगा जब 2/3 वोट से पूरा पारित हो जाए, तो जाकर महाभियोग लग जाएगा राष्ट्रपति पर और उसे पद छोड़ना पड़ जाएगा। तो भारतीय संसद, क्वेश्चन नंबर 16, तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसद चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तब बिहार और पश्चिम बंगाल 16 है, दोनों में 16 है। बिहार और पश्चिम बंगाल 16 है। और तमिलनाडु में 18, तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12 और बिहार पश्चिम बंगाल 16। तमिलनाडु 18, कर्नाटक में 12, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16। उड़ीसा में 10 है, उड़ीसा में 10 है। गुजरात में 11, और छत्तीसगढ़ में कितनी है सीट? तो 5, छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है राज्यसभा के सीट है। तमिलनाडु 18, उड़ीसा 10, कर्नाटक 12, गुजरात 11, बिहार 16, छत्तीसगढ़ 5, वेस्ट बंगाल 16, हिमाचल प्रदेश 3 लोकसभा के राज्यसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो बलराम जाखरा का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। 7वीं 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे यही बलराम जाखरा। लोकसभा के 7वीं और 8वीं के अध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल 22 जनवरी 1980 से लेकर 16 दिसंबर 1989 तक था। 80 से लेकर 89 तक। और 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन? तो बलराम जाखरा 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल था 1980 से लेकर 1989 तक। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज
कि त्रिस्तरीय प्रणाली में एक नहीं है। 3 स्तरीय किसने लाया था? बलवंत राय ने लाया था। और इसमें कौन नहीं था? तो नगर परिषद नहीं है। इसमें है ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। इसका अनुच्छेद है 76 है। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में प्रथम विधि अधिकारी होता है और वकील भी होता है केंद्र सरकार का। इसको जो है महान्यायवादी को जो है सैलरी नहीं दी जाती है। महान्यायवादी को सैलरी नहीं दी जाती है क्योंकि वह जो है किसी अन्य व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है, इसलिए जो है सैलरी इसे नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था? तो 41वां संविधान संशोधन के तहत है। 41वां संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था 41वां संविधान संशोधन के तहत। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तो तबला। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। सौर संगठन का प्रथम सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हुआ था। इसका स्टार्टिंग कौन किया था? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। इसका स्टार्टिंग जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था 2015 में। 2015 में ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका स्टार्टिंग 2015 में हुआ था, भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? तो कोची हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलता है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे कोची चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा में। कहाँ नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा में। भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए गए हैं तो गोदावरी डेल्टा में, पश्चिमी घाट में और महानदी बेसिन में। नहीं पाए गए हैं तो गंगा डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सीवेज है। सीवेज है जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या है? तो सीवेज है। तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मोग है। स्मोग जो है द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक है स्मोग है। क्वेश्चन नंबर 29, तो निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी घाटे के मिलन स्थल पर स्थित है? तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल है। तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1973 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो सेक्रेनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। सेक्रेनी उत्सव जो है नागालैंड में। सेक्रेनी उत्सव कहाँ मनता है? तो नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिस अर्थ इंडिया 22 का विजेता है वंशिका परमार। मिस अर्थ इंडिया 22 का विजेता है वंशिका परमार। अब फेमिना मिस इंडिया पूछेगा तो सिनी सेठी है। सिनी सेठी फेमिना मिस इंडिया बनी है। फेमिना मिस इंडिया सिनी सेठी। और मिस अर्थ इंडिया 2022 का विजेता है वंशिका परमार। क्वेश्चन नंबर 34, तो यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CEO
तो नील मोहन यूट्यूब का CEO बने हैं। तो नील मोहन यूट्यूब का CEO बने हैं। तो भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत तथा श्रीलंका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विशाखापट्टनम में। टाइगर ट्रायम्फ है भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास है और यह विशाखापट्टनम में हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ है भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास है, यह विशाखापट्टनम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पुर्तगाल में। पुर्तगाल में हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 22 का कहाँ हुआ था? तो पुर्तगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो हरियाणा को। इसमें जो है 15वां था बिहार है, इसमें बिहार 15वां स्थान पे था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम था? हरियाणा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में प्रथम हरियाणा, जो हम लोग का बिहार है 15वां स्थान पर है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में प्रथम हरियाणा और 15वां स्थान पर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर सावज था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर सावज था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर कौन था? तो सावज है। जो सुमेलित नहीं है तो डी सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित है तो आसाम का राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। आसमान में गुलाब खिल गया है तो असम में जो हो जाएगा गुलाब चंद्र कटारिया। झारखंड का है CP राधाकृष्णन। झारखंड का CP राधाकृष्णन और मेघालय का फागू चौहान। मेघ जो है जब हम लोग होली मनाते हैं फगुआ, उस समय जो है मेघ आता है, तो मेघालय को हो जाएगा फागू चौहान उसका राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो केंद्र सरकार ने भिखारियों और ट्रांसजेंडर के लिए एक योजना बनाई है, उस योजना का नाम है स्माइल योजना। ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है, उस योजना का नाम है स्माइल योजना। क्वेश्चन नंबर 41, तो अंबेडकर ए लाइफ है पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। अंबेडकर ए लाइफ है पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। अंबेडकर ए लाइफ है पुस्तक के लेखक है शशि थरूर है। और इस पुस्तक में इसमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर तीनों का वर्णन है। अंबेडकर ए लाइफ है के लेखक है शशि थरूर और इसमें जो है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर तीनों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं तो अनिल चौहान। अभी CDS बने हैं अनिल चौहान है, यह दूसरे नंबर का CDS है। अनिल चौहान जो है दूसरे नंबर का CDS है। अभी जो है CDS बने हैं अनिल चौहान और यह जो है दूसरे नंबर का CDS है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वन वेब इंडिया 1 जो है उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो M3M2 के साथ वन वेब इंडिया M3M2 के साथ है। वन वेब इंडिया किस उपग्रह से गया था, किस प्रक्षेपण से गया था? तो LV-M3M2 है। M3M2 याद कर लेना है। वन वेब इंडिया जो है M3M2 से गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो 79,000 करोड़ है। 79,000 करोड़ जल जीवन के लिए कितना रुपया? 79,000 करोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा। दलहन उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। और जो विश्व में टोटल विश्व में 25% है। भारत का दलहन जो है तीसरा नंबर पे है, लेकिन जो है पूरा विश्व का परसेंटेज है तो 25% दलहन भारत में होता है। और लाख टन में पूछेगा
तो 257.2 लाख टन कुल दलहन यहाँ 257.2 लाख टन का हुआ है। और विश्व का पूछ दिया कितना परसेंटेज में, तो विश्व परसेंट में 25% है। अब तीसरा स्थान पे है दलहन उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत जो है यूक्रेन से अपने नागरिकों को लाया था ऑपरेशन गंगा के तहत। ये फरवरी मंथ में ये ऑपरेशन हुआ था। यह ऑपरेशन फरवरी मंथ में हुआ था। ऑपरेशन गंगा के तहत आया था। पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में। पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को, 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम था बी ह्यूमन काइंड है। बी ह्यूमन काइंड है। रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनता है और इसका जो थीम था बी ह्यूमन काइंड है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ है भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मालदीव के साथ है। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो मालदीव। करेंसी स्वैप समझौता हस्ताक्षर हुए हैं मालदीव के साथ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तब 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है 22 गो एकल ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं। राफेल नडाल 22 गो एकल ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं। और रोजर फेडरर कितना जीते हैं, तो 20 है। ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर 20 है। रोजर फेडरर 20 है और राफेल नडाल 22 है ग्रैंड स्लैम एकल में, अकेले खेलने में। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया था, तो गरबा को। गरबा को जो है यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, तो श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया था, तो अमित शाह। अमित शाह। तो श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया था, अमित शाह के द्वारा। अमित शाह ने इसको किया था और इससे जो है स्टैच्यू ऑफ पीस कहते थे। जो श्रीनगर में था उसको स्टैच्यू ऑफ पीस कहते थे। और जो हैदराबाद में रामानुजाचार्य की मूर्ति बना था उसे जो है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद की मूर्ति को, और जम्मू कश्मीर का मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ पीस है। जो गुजरात में सरदार पटेल का मूर्ति बना है उन्हें जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हैदराबाद वाला को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, और जो जम्मू कश्मीर में है उस स्टैच्यू ऑफ पीस है कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 53, तो हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है, तो तिमोर लेस्ते है। तिमोर लेस्ते एशियान का 11वां सदस्य बन गया है। और एशियान जो है 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। एशियान का स्थापना 1967 है, 1967। और 11वां सदस्य है तोमर लेस्ते। क्वेश्चन नंबर 54, तो उत्तर प्रदेश ने 2021 तक में 21 नहीं 41 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक यह घोषणा किया है कि जो है कार्बन उत्सर्जन जो है कार्बन को है बहुत कम कर देंगे। मथुरा शहर में का शुद्ध शून्य कार्बन कर देंगे। मथुरा शहर में कार्बन फ्री करेंगे 2041 तक, 2041 तक है। क्वेश्चन नंबर 55, जो फिक्की का अध्यक्ष कौन है, तो शुभ्रकांत पांडा। फिक्की का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो शुभ्रकांत पांडा। जो है इसको याद करने के लिए जो फेंकता है कोई, फेंकता है कौन है, तो सुबह सुबह ही आके फेंक दिया हुआ। सुबह सुबह आके फील्ड में आके फेंकता है
तो सूर्यकांत पांडा। फिक्की का हो जाएगा सूर्यकांत पांडा, उसका अध्यक्ष थे। और इसका पूरा फुल फॉर्म है फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की की स्थापना 1927 है। फिक्की की स्थापना है 1927 में है। और अध्यक्ष कौन है? सूर्यकांत पांडा। सुबह सुबह ही आकर फेंकता है वह। इसकी स्थापना 1927, फिक्की की स्थापना 1927 है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को। गरीबी उन्मूलन जो है 17 अक्टूबर को। और इसका थीम था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस इसका थीम था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर का। और इसका थीम था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वह जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे। इलाबेन भट्ट क्या थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 58, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड। अग्नि को कौन बुताएगा? तो आइस से बर्फ़ डाल देंगे, अग्नि बुता जाएगा। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। बिहार जलप्रपात बिहार में नहीं है, राजस्थान में है। और किस नदी पे है? नदी पूछेगा तो टोंस नदी पर। किस नदी पूछेगा? तो टोंस है। टोंस नदी पर है बिहार जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है? तो लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। और लाल मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल मिट्टी पूछेगा किस, क्षारीय या अम्लीय? तो लाल मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। और इसमें यह समझौता हुआ था कि भारत जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, ये इन नदियों का 20% ही जल का यूज करेगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब तीनों नदियों का 20% ही यूज करेगा। इस 1960 में यही समझौता हुआ था। 20% ही यूज करेगा। किसका? सिंधु का, झेलम का, चिनाब का। क्वेश्चन नंबर 62, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में। कपास है नागपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो कटिहार। मक्का उत्पादन में है कटिहार। मकई को जो है काट के हम लोग चारा बनाते हैं गाय भैंस का बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 64, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो कोंकण रेल पे जब पहली बार जो ट्रेन चला था तो 26 जनवरी 1998 को चला था। और इसकी लंबाई जो है 7 से 41 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की लंबाई जो है 7 से 41 किलोमीटर है। यह ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है 7 से 41 किलोमीटर का। और यह कब जो है पहली बार इसमें ट्रेन चला था? तो 26 जनवरी 1998 को इस पर ट्रेन चला था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 65, कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में। और शारदा पूछेगा तो शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश है। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश है। और गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना जो है बिहार में नहीं है, तो गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश, शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश और कुंडा परियोजना तमिलनाडु में। कुंडा गुंडा पढ़ना है, गुंडा मिल गया तो तमिलनाडु मिल गया। कुंडा परियोजना तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 66, तो इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है तो सी वाला में सही नहीं है, तो सही है फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ज। ऐसा ही जो है फ्रीक्वेंसी का हर्ज। और प्रेशर का हो जाएगा पास्कल। प्रेशर का पास्कल। क्वेश्चन नंबर 67 है,
निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, तो एक पेंडुलम का झूलना जो है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल। कौन प्रयास करती है? तो बल। एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो बल। क्वेश्चन नंबर 69, गुरुत्वाकर्षण के नियम पे संबंधित नहीं है। जो संबंधित है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित है, तो ये वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी से बांधे हुए है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है चंद्रमा और सूर्य का कारण ज्वार है। चंद्रमा और सूर्य का ज्वार जो है यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70, पानी का क्वथनांक बिंदु है तो 100 डिग्री सेल्सियस है। और घनत्व पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक है, और जो है आयतन पूछेगा तो यही 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम। घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर है सबसे अधिक है, और आयतन पूछेगा तो यही 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम हो जाता है। अब पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो गामा किरणें की सबसे कम है। ऑप्शन से है, ऑप्शन के हिसाब से गामा किरणें हैं। चुंबकीय तरंग सबसे कम है तो गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 72, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए धनात्मक है। आवर्धक कैसे चाहिए? धनात्मक चाहिए। और आवर्धक क्या है? आवर्धक जो है वह किसी वस्तु का वास्तविक आकार, किसी वस्तु जो है उसका वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार का बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया का आवर्धन कहते हैं। उसकी वास्तविक आकार को बदले बिना। तो आवर्धक क्या है? आवर्धक तो किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धक कहते हैं। वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा में। फैक्ट्री में ये सब जो है उद्योग में हम लोग जो है वहाँ का करंट मापते हैं किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में। क्वेश्चन नंबर 74, सही सुमेलित है। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल है। डायनोमो का माइकल फैराडे, डायनोमो का माइकल फैराडे। और चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 75, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 11.11। हाइड्रोजन में 1 है और 0 ऑक्सीजन में 8 है। तो हाइड्रोजन का पूछा तो 1 ऊपर जोड़ के 8 है, 9 नीचे गुना 100 है, तो 11.11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, जो गलत है ये वाला गलत है, जो सही पढ़ दे रहे हैं। अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है। अधातु जो है विद्युत का कुचालक होती है, और अधातुएं ऋणायन बनाती है। अधातुएं ऋणायन बनाती है। तो धनायन कौन बनाएगा? तो धातु। धातु धनायन, अधातु ऋणायन बनाती है। और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। और धातु पूछेगा तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु अम्लीय, अ से याद कर लेंगे हैं, अ से अधातु, अ से अम्लीय। और जो है धातु का पूछेगा तो क्षारीय।
क्वेश्चन नंबर 77, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हिदेकी युकावा ने। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हिदेकी युकावा ने। हिदेकी युकावा ने परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हिदेकी युकावा ने। क्वेश्चन नंबर 78, तो म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम लोग के अमाशय में रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जो है म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, म्यूरिएटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 79, 79, तो अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या है? अम्ल और क्षार के बीच समानता, तो अम्ल व क्षार, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी होना मतलब कि ऊर्जा देना, ऊर्जा देती है। जैसे कागज़ जलाते हैं तो हमें हीट मिलता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जो हमें उसमें ऊर्जा देती है तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन है ना, विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि जो है दोनों ही जल में जो है अपघटित हो जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों जो है जल में जो है अपघटित हो जाता है, और अपघटित होने के बाद जो है मुफ्त आयन देता है, और जो है उसके बाद जो है बिजली आने लगती है। अम्ल और क्षार जलीय विलयन विद्युत का चालक करते हैं, क्योंकि जो है ये दोनों जो है अपघटित हो जाते हैं और मुफ्त आयन प्रदान करते हैं, जिसके कारण से बिजली विद्युत का चालन होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 80, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को तत्व को क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को। क्वेश्चन नंबर 81, तो किसी आवर्त में परमाणु का क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ बढ़े तो क्या होगा? तो धात्विक गुण में कमी हो जाएगी। धात्विकता जो है इसकी घटने लगेगा और धात्विकता बढ़ने लगेगा, क्योंकि 1 नंबर में जो धातु है 18 नंबर में गैस बन जाता है, नोबेल गैस है। इससे इस तरह से उसका धात्विक कम होने लगता है। तो पादप कोशिका, क्वेश्चन नंबर 82, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पेक्टिन और सेलुलोज दोनों से। पादप कोशिका का कोशिका भित्ति बनी होती है तो पेक्टिन और सेलुलोज में। और कोशिका भित्ति मनुष्य में नहीं मिलता है, यह जो है सिर्फ प्लांट में मिलेगा। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में ही मिलता है। और कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो पेक्टिन और सेलुलोज से। क्वेश्चन नंबर 83, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? फलों में मीठेपन के लिए फ्रक्टोज जो है उत्तरदायी है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फ्रक्टोज है। फल को जो मीठा करेगा फ्रक्टोज। और सुक्रोज किस में मिलेगा? सुक्रोज किस में मिलेगा? तो गन्ने में सुक्रोज मिलेगा। चावल में भी पाया जाता है सुक्रोज जो है, चावल में भी। और माल्टोज अनाज, जो अनाज जो है माल्टोज में आता है, जो अनाज माल्टोज में आता है उसमें भी सुक्रोज। तो सुक्रोज किस में? गन्ना में, चावल में भी पाया जाएगा, और माल्टोज अनाज में। गन्ना, चावल, माल्टोज अनाज में सुक्रोज, और फ्रुक्टोज फल में फ्रुक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा रोग जो आनुवांशिकी विकार है? तो थैलेसीमिया। अगर बाप में है तो बेटा में भी हो जाएगा। थैलेसीमिया जो है आनुवांशिकी विकार है, अगर बाप में है तो बेटा में भी हो सकता है, हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो द्विनाम पद्धति जो है लाया था कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति किसने लाया था? कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति किसने लाया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस है। और यह लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। यह जो है द्विनाम पद्धति जो है लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला वंश जो है, पहला शब्द जो है वंश को, और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है।
पहला शब्द वंश को और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुफ्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? मुफ्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं तो इकाइनोडर्मेट है। इकाइनोडर्मेट और इकाइनोडर्मेट में क्या क्या आ जाएगा? स्टारफिश, जेलीफिश, कैटलफिश है। स्टारफिश, जेलीफिश, कैटलफिश जो है इकाइनोडर्मेट में आ जाता है। स्टारफिश, जेलीफिश, कैटलफिश है किस में आएगा? इकाइनोडर्मेट में। इकाइनोडर्मेट में कौन कौन आएगा? स्टारफिश, जेलीफिश, कैटलफिश है। और जो इकाइनोडर्मेट में आते हैं उसकी जो त्वचा होती है कटिकाएँ पाई जाती है, उसकी त्वचा पर थोड़ी सी कटिकाएँ पाई जाती है। कटिकाएँ पाई जाती है। पूछे कटिकाएँ किसकी त्वचा में पाई जाती है? तो इकाइनोडर्मेट में कटिकाएँ पाई जाती है। और जो है इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। और जो है यह जो है पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। और इसमें इकाइनोडर्मेट में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है, पुनरुत्पादन हो जाता है इसका। 86। अब क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तन करता है? तो पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा तो परिवर्तन करता है तो पेप्सिन। इसमें जो गलत है, जो सही है, तो रक्त जो है शरीर की बीमारियों से बचाता है। रक्त शरीर की बीमारियों से बचाता है। और रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त जो है ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। और जो है रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की कोशिकाओं में फेफड़े तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस प्राणी को प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय होता है? तो केंचुआ में। हेमोग्लोबिन का विलय जो है केंचुआ में होता है। 91 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम दर करने का प्रभाव होता है। अगर बैंक दर कम कर दिया जाए तो बाज़ार में अधिक तरलता हो जाएगी। बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा दिखने लगेगा, बाज़ार में अधिक तरलता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 92, फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध है। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है फिलिप्स वर्क है। क्वेश्चन नंबर 93, अर्थशास्त्र वाणिज्यिक के संदर्भ में गिल्ड और बाजार क्या है? तो गिल्ड और बाजार जो है सुरक्षित बाजार है। गिल्ड और बाजार क्या है? तो गिल्ड और बाजार सुरक्षित बाजार है। क्वेश्चन नंबर 94, तो बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण देता है, वाणिज्यिक बैंकों को देता है। बैंक दर में आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देता है, पब्लिक को ऋण नहीं देता है, बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर पर भारतीय बैंक दर में जो है 90 दिन से ज़्यादा रेट दिया जाता है। 90 दिन से बैंक दर में जो आरबीआई देता है तो 90 दिन से अधिक का लोन देता है। और रेपो रेट में आरबीआई जो है 90 दिन से कम का आरबीआई जो है कम रुपए का लोन देता है, 90 दिन से कम में। क्वेश्चन नंबर 95, तो निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक जो रिपोर्ट जारी करेगा तो पहला है, तीनों है इनमें से ABC तीनों। तो पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो विश्व बैंक है। और दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस है। विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस है।
और आगे मैथ क्वेश्चन है